देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला में आज की बहस बेहद दिलचस्प है। आज मुकाबला इंडिया ब्लॉक के फर्स्ट डिवीजन पर, पहली बार संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी की पहली परीक्षा पर और इंडिया ब्लॉक के आपसी तालमेल पर। आज संसद में जो हुआ उसने कई सवालों को सामने ला दिया। विपक्ष की तैयारी सरकार को घेरने, उन्हें कमजोर दिखाने और फुल प्रेशर क्रिएट करने की थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। एक तरफ जहां मोदी का मैनेजमेंट फ्लोर पर जीत गया, तो वहीं विपक्ष का डिवीजन खुलकर सबके सामने आ गया। स्पीकर के लिए ओम बिरला का विपक्ष ने विरोध तो किया, लेकिन एग्जीक्यूशन करते वक्त कोई प्लानिंग, कोई रणनीति या कोई एकजुटता नहीं दिखी। के सुरेश के नाम का प्रस्ताव विपक्ष ने रखा तो, लेकिन अगले 60 सेकंड बाद ही ध्वनि मत से पहला मुकाबला सत्ता पक्ष ने जीत लिया। जैसे ही ओम बिरला को औपचारिक तौर पर स्पीकर घोषित किया गया, प्रधानमंत्री मोदी के साथ राहुल गांधी उन्हें आसन तक छोड़ने चल पड़े। यहां राहुल ने पीएम मोदी और स्पीकर बिरला से हाथ भी मिलाया, शुभकामनाएं भी दी। लेकिन विपक्षी एकता की पोल तब खुल गई जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सदन से बाहर आकर कह दिया कि उन्होंने डिवीजन की मांग की, लेकिन इसे नहीं सुना गया। अभिषेक ने तो यहां तक दावा कर दिया कि कांग्रेस ने भी डिवीजन की मांग की थी, जबकि हकीकत यह है कि सदन में जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने डिवीजन की याद विपक्ष को दिलाई थी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वहीं पर साफ कर दिया था कि विपक्ष ने इसकी मांग नहीं की है। मामला बढ़ा तो आनन फानन में कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश को सामने आना पड़ा और औपचारिक तौर पर यह सफाई देनी पड़ी कि कांग्रेस ने डिवीजन नहीं मांगा था। दिलचस्प यह है कि विपक्ष के बीच तालमेल में गड़बड़ी तब दिखी जब नेता प्रतिपक्ष बनने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की थी। अब सवाल है कि क्या ममता को राहुल मना नहीं पाए, ममता को अपनी बात समझा नहीं पाए? क्या नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल पूरे गठबंधन को साथ लेकर चल पाएंगे? इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कैसे आज इंडिया अलायंस के बीच में जिस तरीके से डिवीजन को लेकर एक दूसरे पर बयान हुए, वो क्या थे। नियम कहता है कि 500 लोगों के अंदर एक आदमी भी अगर डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ती है। ये नियम है। भाई कांग्रेस से भी मांगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से मांगेंगे। आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने से पहले लोकसभा का फुटेज एक बार देख लीजिए। और रूल्स ये कहता है कि एक मेंबर भी डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ेगी। आपने वो नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया ये तो प्रोटेम स्पीकर ही बता सकते हैं। जो चेयर पे बैठे थे वो बता सकते हैं। बट दिस इज अगेंस्ट द रूल, दिस इज इमोरल, दिस इज अनएथिकल एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब हमने कहा कि हम डिवीजन मांग कर सकते थे, पर हमने नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि एक आम सहमति बने, एक माहौल बने। राहुल जी का भाषण भी अगर आप सुनेंगे, वही तो इसी भावना के साथ उन्होंने अपना भाषण दिया। मैं आपको औपचारिक तौर से कह रहा हूं, हमने डिवीजन नहीं मांगा। The member who moves the motion will have to request formally for the division of the vote. Any other member raising and demanding has no meaning. The person who moves, honorable member who moves the motion, will have to ask for the division. So they did not ask formally. That is why there was no division of votes. But we were ready for the vote because we have the numbers. तो इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राजीव रंजन, राष्ट्रीय सचिव जेडीयू, धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तहसीन पूनावाला हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना, उद्धव कोट और शुभांकर भट्टाचार्य, नेता टीएमसी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर तहसीन पूनावाला जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। आज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी जच रहे थे, उनकी खूब तारीफ भी हो रही है, सोशल मीडिया से लेकर आम जन के जबान पर उनका नाम जरूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने की जो भूमिका है वो क्या ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि राहुल जी एलओपी बने। मेरी हाल में जब मैंने बात की थी उनसे, मैंने कहा था कि उनको एलओपी बनना बेहद जरूरी है और वो एक अच्छी, आज उन्होंने एक अच्छी पॉजिटिव रोल में वो नजर आए।
मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इंडिया अलायंस पूरी तरह से यूनाइटेड है। इनफैक्ट डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हुआ, चाहे जो भी टेक्निकल रीजंस माननीय मंत्री साहब दे दे। डिवीजन ऑफ वोट्स, प्राची जी आप जानते हो, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फंडामेंटल राइट है, और शायद इसीलिए डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हुआ क्योंकि एनडीए को ये डर था कि उनके नंबर में कुछ कमी हुई है। मैं बिल्कुल मानता हूं ओम बिरला जी जीत गए, मैं बिल्कुल मानता हूं नंबर्स उनके पास है, मैं उसमें कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद जो नंबर्स एनडीए के पास है वो शायद नहीं है, इसलिए डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हुआ। वरना आप डिवीजन ऑफ वोट्स कर देते हो तो फंडामेंटल राइट है। और ये बात कि सिर्फ विपक्षी डिवीजन ऑफ वोट्स मांग सकता है ऐसा नहीं है, सरकार भी मांग सकती है डिवीजन ऑफ वोट्स। कौन से रूल में दिखा है मुझे, रूल बताए कि नहीं मांग सकती? क्यों नहीं किया डिवीजन ऑफ वोट्स? इसलिए डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं किया क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं था। नहीं, ये तो आप भी नहीं करना चाहते थे ना, ये तो कांग्रेस भी नहीं करना चाहती थी। नहीं, डिवीजन ऑफ, आज तक आप मुझे बताइए जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ नंबर्स नहीं आया, आप मुझे बताइए इसके पहले कब हुआ है? इसका मतलब साफ साफ है कि सरकार के पास नंबर्स है, मैं बिल्कुल मानता हूं सरकार के पास सरकार का पक्ष नहीं, अभी तो ये बताइए लेकिन ना, जो आप लोगों ने नंबर्स जो स्पीकर, एनडीए के पास नंबर्स है वो नहीं। एक सेकंड, विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट उतारा, आज सबको लग रहा था कि डिवीजन ऑफ वोट होगा, डिवीजन ऑफ वोट हुआ नहीं। एक अभिषेक बनर्जी हैं टीएमसी के सांसद, जिन्होंने बाहर आकर ये कहा कि हमने डिवीजन ऑफ वोट की मांग की थी, इवन कांग्रेस ने भी की थी। करेक्ट, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमने नहीं की। नहीं, जिन्होंने प्रपोजल किया था उन्होंने नहीं किया था, लेकिन विपक्ष ने किया था, टीएमसी ने 100% किया था, और किसी भी मेंबर का ये फंडामेंटल राइट है। ये जो आपके शो पर माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि नहीं, जिसने प्रपोजल दिया या प्रपोजल तहसीन पूनावाला जी, जहां तक मुझे नियम के बारे में जानकारी है, जो प्रस्ताव रखता है उन्हीं में से कोई एक डिवीजन ऑफ वोट की मांग कर सकता है। मैं सर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं भी इसी बात की पढ़ाई कर रही थी कि आखिर ये कैसे होता है। खैर, मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये नहीं। एक ही सेकंड प्राची जी, मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। डिवीजन ऑफ वोट किसी भी मेंबर का एक फंडामेंटल राइट है, किसी भी मेंबर का। यहां तक कि अगर वो मेंबर उस वक्त हाउस में प्रेजेंट ना हो, हाउस के बाहर लॉक हो गया हो, वो भी आकर मांग सकता है डिवीजन ऑफ वोट। ये फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट नहीं है मेंबर का। किस बेसिस में डिवीजन ऑफ वोट की बात आप कर रहे हैं, मैं भी, क्योंकि इस मसले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, मुझे पता था आप ये बात उठाएंगे, इसलिए ये पढ़ाई तो मैंने भी की। मैंने भी ये समझने की कोशिश की कि डिवीजन ऑफ वोट किसका अधिकार होता है। खैर, ये मेरा मसला आज है नहीं। मेरा मसला तो ये है कि जब आप सब एक पेज पर थे तो अभिषेक बनर्जी अलग बात कह रहे हैं सदन से बाहर आकर, और कांग्रेस अलग बात कह रही है सदन से बाहर आकर। ये अलग अलग डिवीजन आप लोगों की क्यों है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, कल से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इस तरह के रूमर्स उड़ाए जाए, और ये क्वेश्चन जो आप पूछे बिल्कुल स्वाभाविक और अच्छा क्वेश्चन है। कल ये पूछा गया था कि क्या टीएमसी आपके साथ है? टीएमसी के जो डेरेक ओब्रायन है कल खड़गे जी के घर पे थे, सारे फ्लोर लीडर्स थे। इसके बाद कहा गया था राहुल जी एलओपी कैसे बने, सीडब्ल्यूसी का यूनानिमस रेजोल्यूशन आया, सारे जितने भी फ्लोर लीडर्स है उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो सारी चीज भाजपा के पास कुछ है नहीं कहने के लिए, इसलिए क्या कर रहे हैं, इंडिया अलायंस पे वो अटैक कर रहे हैं। भाजपा आज भी बता दे कितने वोट्स मिले, बता दे कितने वोट मिले, उनको पता जाएगा कि एनडीए को कम वोट। के शर्मा जी तो बाद में सवाल उठाएंगे, तो मेरे जहन में सवाल आ गया था क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने बड़ी मासूमियत से बाहर आकर कहा कि हमने डिवीजन ऑफ वोट की मांग की थी, कांग्रेस ने भी की थी। मुझे लगा कि शायद सत्ता पक्ष ने फिर पक्षपात कर दिया है। थोड़ी देर बाद जयराम रमेश बाहर आते हैं और कहते हैं डिवीजन ऑफ वोट की मांग मैं औपचारिक तौर पर कहता हूं कांग्रेस ने नहीं की थी। तो यही कंफ्यूजन फ्लोर पर मैनेज नहीं कर पाए क्या आप लोग? हम कांग्रेस को छोड़ देते, एक मिनट। अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी ने की थी ना, तो वो कहाँ है? वो क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस को एक मिनट छोड़ देना, विपक्ष में तो है ना टीएमसी, मान ले कांग्रेस के साथ नहीं है, डिवीजन ऑफ वोट्स हुआ था, वो तो मांग रहे थे। इसका मतलब साफ साफ है टीएमसी ने इंडिया अलायंस के साथ बात कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये जानना है कि चलिए छोड़िए, चौथे नंबर की पार्टी है ना इस देश में टीएमसी। सुनिए, चौथे नंबर की पार्टी है इस देश में टीएमसी, तो आपने भी तो सुर में सुर नहीं मिलाया। आपने भी तो अपने साथी की मांग को, चले मान लेती हूं कि टीएमसी ने ये मांग की और सत्ता पक्ष ने एक बार फिर पक्षपात कर दिया, तो आप तो कम से कम खड़े होकर कहते ना कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं हम साथ में खड़े हैं। क्यों नहीं कहा कांग्रेस ने? बिल्कुल सारी इंडिया अलायंस साथ में। मैं दोबारा से कह रहा हूं, डिवीजन ऑफ वोट्स कोई भी मांग सकता, मांगा गया था, इन्होंने नहीं दिया। इनके पास नंबर्स नहीं। अब इनको घेरने की स्ट्रेटेजी आप कल देखते कैसे हो। मैं डिवीजन ऑफ वोट पर चर्चा नहीं कर रही हूँ तहसीन पूनावाला। इनको कॉन्फिडेंस मोशन में भी दिक्कत आएगी। नियम क्या है ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं। मैं आपको इतना जानना चाह रही थी। देखिए, बहुत खूबसूरत कल आज सदन के अंदर बहुत खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली हैं। नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हमारे लोकतंत्र की देखने को मिली हैं। लेकिन ये सहयोग असहयोग की जो बातें शुभांकर भट्टाचार्य इसको क्लियर कर देंगे। शुभांकर जी, क्या क्लियर मैसेजिंग नहीं हो पाई थी कि आप लोग डिवीजन ऑफ वोट करेंगे की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे?
देखिए प्राची, मैं एक बात बता दूं कि मैं तहसीन पूनावाला जी के कुछ बातों से तो बिल्कुल सहमत हूं। मैं वो सही बात कह रहे हैं कि देखिए डिवीजन ऑफ वोट के लिए किसी ग्रुप को जाने की दरकार नहीं है, और साथ में रहने का मतलब ये बिल्कुल जो एनडीए में जैसे मजबूरी का जो गठबंधन है उस तरीके का नहीं है ये गठबंधन। यहाँ पे जितने नेता हैं जो साथ में जो आए हैं वो इतने मजबूत है जो अपनी बात को रख सकते हैं। डिवीजन ऑफ वोट किसी भी एक सांसद का अधिकार है, कोई सांसद अपनी बात रख सकता है। अभिषेक बनर्जी चुन के गए हैं, वो अपनी बात वहां पे रख सकते हैं। अगर वो डिमांड कर रहे हैं वो अपनी तरफ से डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए कांग्रेस की सपोर्ट की दरकार नहीं है। इस मुद्दे पर पूरा एक वहां पे कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि उसको हलचल को लेकर सामने आना था। उनका अधिकार, उन्होंने इस बात की डिमांड की कि भाई डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए था। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब कांग्रेस एनडीए को देना चाहिए कि भाई ये क्यों नहीं कर पाए, क्यों डिवीजन ऑफ वोट पर नहीं गए। तो बात यहां पे ये है, अगर आप ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि एक साथ चल रहे हैं, एक सवाल जो भी एक सांसद पूछेगा वो पूरा कॉमन सब, ऐसा नहीं है। एक सांसद के ऊपर और भी कई जिम्मेदारियां हैं, वो जिस क्षेत्र से चुन के गया है उसके प्रति जिम्मेदारियां हैं। तो वो अपनी बात भी रखेगा, उसको लेके वो शायद भाई हमारा जो एक सांसद है वो क्या हर बात को टीएमसी से पहले पूछ के वहां पे रखेगा? नहीं, अगर उनको अपने क्षेत्र के लिए भी कोई सही बात रखी, कोई डिमांड ऐसा लगता है जो कि संसद के लिए जरूरी है, आपकी कुछ बातें एकदम ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन ये कोई छोटा मोटा मसला तो था नहीं। ये तो किसी बिल पर किसी प्रकार की कोई राय रखने वाली बात तो थी नहीं। आप लोग मिलकर स्पीकर का चुनाव लड़वाना चाहते थे। के सुरेश को लेकर पहले आप लोगों ने क्या बयान दिया वो भी हम सबको पता है। तो क्या आप रणनीति नहीं बना पाए थे? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि कोई मैसेजिंग नहीं थी क्या आपके पास कि हमें डिवीजन ऑफ वोट करना है कि नहीं करना है? प्राची जी देखिए, मैं पहले तो एक बात को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। मैंने ये पिछले उस पर भी मैं जिन जिन चैनलों पर गया वहां पे मैं खुल के ये बोलता रहा कि देखिए किसी बात का सामने रखना, कल अगर ये बात कही गई कि भाई हम लोगों से कांग्रेस से हमारी तरफ कोई ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसी इसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो ये बात रखी, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन कहीं पे उस फैक्ट में ये नहीं कहा गया कि हम भाई उस प्रस्ताव के खिलाफ हैं या जिस कैंडिडेट को सामने लाया गया उसके खिलाफ। दीदी ने एक बार में बोला कि भाई हम अगर के सुरेश का नाम आगे आया है हमारे गठबंधन की तरफ से मजबूती के साथ उनके साथ खड़े, लेकिन हाँ ये एक डिस्कशन के माध्यम से जाना चाहिए। मैंने फिर से कहा ना, कोई अलायंस भी होती है, एक सरकार भी बनती है, उसमें डेमोक्रेसी इतनी होनी चाहिए कि एक बात को कही जाए और उस बात को भाई ग्रुप में सुनी जाए। डेमोक्रेसी का तो यहाँ पे पालन इंडिया ब्लॉक में कम से कम एक बात तो बताइए ना, एक बात तो बताइए, सरकार के खिलाफ, सर एक सेकंड, सरकार के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारना, सरकार के कैंडिडेट के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारना आप लोगों की बड़ी रणनीति थी। जितने नेताओं से मेरी बात हो रही थी सब कह रहे थे विपक्ष के सम्मान का मसला है। तो इस सम्मान के मसले पर क्या पहले से कोई फ्लोर मैनेजमेंट आप लोगों ने तय नहीं किया था? सिर्फ इतना जान रही हूं आपसे। आपके नेता कहते हैं कांग्रेस ने वोट ऑफ डिवीजन की मांग की, जयराम रमेश कहते हैं मैं आधिकारिक तौर पर कहता हूं कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। बस इसका जवाब देना है आपको, हाँ या ना बताना है। बताया नहीं गया था, मैसेज क्लियर नहीं था, या आप मैसेज नहीं समझ पाए? प्राची जी एक बहुत सिंपल सी बात, मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ में आती इसको। इतना आज के दिन में ये ज्यादा चर्चा होती है कि इंडिया ब्लॉक में क्या होना चाहिए, संसद में क्या होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक साथ के अब क्या उसी तरीके से जैसे पहले चलता था एक संसद के ऊपर। आज एक बात कही गई जिसको आप लोग मेंशन नहीं कर रहे, यहां पे दो बातें उठी हैं। जब ओम बिरला जी से कहा गया कि उम्मीद की जा रही है कि इस बार सांसदों का अपने मन मुताबिक किसी तरह से निलंबन नहीं होगा, आप संसद में कम से कम विपक्ष की सुनी जाएगी। इन बातों का उल्लेख क्यों नहीं? सारी बातें नहीं सुनाई जाती हैं। आप अगर पूरे दिन इंडिया टीवी को देखते तो आपको समझ में आता कि ओम बिरला जी से जो बातें विपक्ष के नेताओं ने कही हैं वो बातें पूरी सुनाई गई हैं और उस पर पूरी चर्चा हुई है। नहीं, इसीलिए चर्चा करना चाह रही हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ा मसला था ना। 48 साल बाद देश में चुनाव हो रहा था लोकसभा स्पीकर के लिए। अब आप सर इंडिया ब्लॉक में क्या हो रहा है? सर आप हैं नेता, आप हैं नेता, आप जानते हैं बातों की गोल गोल जलेबी कैसे छाननी है, मुद्दे से कैसे भटकाना है, लेकिन मैं नहीं भटकूंगी। मैं तो आज आपसे जानकर रहूंगी कि मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया। आगे जरूर बताइएगा। धर्मेंद्र जी आप भी इस पर एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए, फिर सत्ता पक्ष के नेताओं के पास जाऊंगी। ये क्या हुआ आज फ्लोर पर? अच्छी बातें आज आपके नेताओं ने कही और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी जैसा लोकतांत्रिक देश में होता है, लेकिन सदन के बाहर जो हो गया वो क्या कहलाता है? देखिए प्राची जी, अगर किसी एक सांसद का जो विशेषाधिकार है या फंडामेंटल राइट है
तो उसका पालन करवाना उस समय जो स्पीकर हैं, प्रोटेम स्पीकर रहे होंगे, उनकी जिम्मेदारी थी ये। अगर उन्होंने नहीं किया या उनकी गलती रही है तो इसको उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एडमिट कर लेना चाहिए। इससे मुझे लगता है एक स्वस्थ लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। और रही बात जो आप मत विभाजन की, तो मत विभाजन अगर नहीं भी हुआ है तो मुझे लगता है कि दुनिया के नज़रों में एक अच्छा मैसेज इस देश के या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ से अगर मत विभाजन नहीं भी हुआ है तो उसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। तो हमें उस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। हर बात में कमियां निकालने से मुझे लगता है कि लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। अभी जो बात हुई है कि आने वाले समय में जो हमारे स्पीकर महोदय हैं उनको ये जरूर तय करना चाहिए कि विपक्ष की पूरी आवाज़ जाए और स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में देश के लोगों की जो आवाज़ है, जो बात है, वो सदन में गूंजनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप देखिए कि अभी नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उस पर एक स्वस्थ बातचीत हो और अगर जरूरत हो तो दोबारा से हम नीट का एग्जाम कराएं। इस पर बातचीत होने की आवश्यकता है। देश के युवाओं का सवाल है। ऐसे महिलाओं के सवाल पे अगर हम बात करेंगे तो उस पर हमें बात करने की आवश्यकता है। आज जो आपकी संसदीय प्रक्रिया थी, संसदीय परंपरा थी, उसके निर्वाहन में अगर किसी से कोई त्रुटि हुई है तो उसे एडमिट करके मुझे लगता है आगे बढ़ने की आवश्यकता है। धर्मेंद्र यादव जी, मुझे लग रहा है ना आप सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो कह ही नहीं रही कि सत्ता पक्ष ने अच्छा काम कर दिया या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने आपकी सुनी कि नहीं सुनी, तो मेरा बहस का विषय है ही नहीं। अभी तो सिर्फ इतना जान रही हूं कि अभिषेक बनर्जी और जयराम रमेश अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात क्यों कर रहे थे। बहुत अच्छी तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की देखने को मिली। मैं तो कह ही रही हूं आपसे, आज जो विपक्ष ने किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन सदन के बाहर ये क्या हो गया, ये मतभेद कैसे हो गया? अभिषेक जी एक अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैपेसिटी में जो बात रख रहे थे कि रूल के मुताबिक ये है कि अगर कोई एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि वोट ऑफ डिवीजन होना चाहिए तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई। ना सुनने का जो अधिकार है वो आपके जो स्पीकर है उनके पास है। तो अगर स्पीकर ने नहीं सुनी है तो ये बात स्पीकर से पूछी जानी चाहिए। चलिए एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर जा रही हूं के शर्मा जी के पास। क्या जब आप लोगों की बैठक हो रही थी स्पीकर के चुनाव को लेकर, ये रणनीति तय नहीं की थी आप लोगों ने कि वोट ऑफ डिवीजन मांगना है कि नहीं मांगना है? क्योंकि कल भी एक शाम बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर, तो क्या आप लोगों को क्लियर नहीं था आपके साथियों को कि हम ध्वनि मत से पारित करेंगे या वोट ऑफ डिवीजन मांगेंगे? धर्मेंद्र जी, नहीं, वोट ऑफ डिवीजन तो उस परिस्थिति में मांगा जाता है जब चीजें साफ ना हो, जब हमारे पास पूरा आंकड़ा था कि हम जो है स्पीकर के चुनाव को जीत सकते हैं, तो हम उस पर कैसे चर्चा कर सकते हैं? अगर हमारे पास आंकड़ा नहीं होता तो हम चर्चा करते। ये भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी को उसको चर्चा करनी चाहिए, एनडीए गठबंधन को करनी चाहिए थी। क्या कह रहे हैं आप धर्मेंद्र जी? एनडीए के पास तो बहुमत था ना। वो दिखने में लग रहा है आपको ना, एनडीए के जो बहुमत दिखने में लग रहा है। डिवीजन की मांग तो फिर आपको करनी चाहिए थी। आपने तो एकदम वॉकओवर दे दिया अगर आपको इतनी बड़ी बात पता थी। अब के शर्मा जी दीजिए इस बात का जवाब। आपको बचाया है विपक्ष ने और फिर पहले ही दिन कार्रवाई हो गई पक्षपातपूर्ण तरीके से। देखिए, मैं हंसने के सिवाय क्या कह सकता हूं। मैं तीनों को सुना और तीनों की बोलती बंद है, कहीं से कहीं जा रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी पता नहीं कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं है, लेकिन इनकी बातें सोनिया गांधी को सलाह दे देते हैं, राहुल गांधी जी को, सबको सलाह बांटते फिरते हैं। और अब इनकी बात की मैं वैल्यू करूं या जयराम रमेश जी की करूं, जो कि उनके जो है पदाधिकारी हैं और साथ मीडिया के प्रमुख भी हैं, और वो स्वयं खुले रूप से बस के शर्मा जी एक बात आपसे कहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ बैठे हैं, पूरे सम्मान के साथ बैठे हैं। अब वो जिसकी भी लाइन लेना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं, तो उनकी लाइबिलिटी पर नहीं, आप उनकी स्वतंत्रता, मुझे उनकी स्वतंत्रता पे कोई आप प्रश्न सवाल नहीं। मत उठाइए, अपनी बात लेकिन वो ये कहें, आज कांग्रेस की ओर से ये कहें और फिर एक गलत आरोप लगाएं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे कहना पड़ेगा। अब आरोप तो प्रोफेसर साहब भी लगा रहे हैं। सुन लीजिए, नहीं कोई आरोप नहीं, मैं तो उन तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। अब जयराम रमेश जी की बात को आप सही मानेंगे या तहसीन पूनावाला की, ये तो आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, दर्शकों के विवेक पे छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे मैं इसका जवाब दे देता हूँ, पर्सनल कमेंट्स में मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, कोई जवाब की जरूरत नहीं, मैं आगे अपनी बात कह रहा हूँ। बात पूरी कर दीजिए, फिर तहसीन जी आपके पास आ जाऊंगी। नहीं, लिखा है, मैं जानता हूँ आप क्या जवाब देंगे, लेकिन मैं यही दर्शकों पे छोड़ रहा हूँ कि जयराम रमेश यानी सही बोल रहे हैं कांग्रेस की ओर से, या उनके जो यहाँ पर ये बैठे बोल रहे हैं ये कांग्रेस की ओर से सही बोल रहे हैं। लेकिन जो इतने दिनों का विरोध, आप 4-5 दिनों से नाटक नौटंकी जो विपक्ष का आप देख रहे हैं प्राची जी, ये और कुछ नहीं था, ये राहुल गांधी का अहंकार था और गांधी खानदान की तानाशाही मानसिकता का परिचय था, जो इस अहंकार ने आज विपक्ष को इस स्थिति पे लाके रखा है। और इस तरह से आज उनको ये कहना चाहिए कि प्याज छीलने का अवसर फिर से दिया है और आंसू बहाने का।
नहीं तो ये बहुत सामान्य था। कल भी हम बार बार कह रहे थे कि आप सहमति तय कर लीजिए, अभी भी आप सहमति बना लीजिए, हम तैयार हैं डिप्टी स्पीकर के रूप में, फिर चर्चा हो सकती है उस संदर्भ में। लेकिन ये अहंकार इनका जितना था, और बाद में रात तक इनको समझ आ गया कि ये अहंकार तो हम राहुल गांधी का ले लेंगे, लेकिन अंत में जो है हार स्वीकारना ही होगा। अब ये अहंकार किसका था के शर्मा जी, सत्ता पक्ष का या विपक्ष का? क्योंकि सत्ता पक्ष से विपक्ष सिर्फ यही तो कह रहा था कि डिप्टी स्पीकर का पद दे दीजिए। अगर आप दे देते तो क्या हो जाता, या क्या बदल जाता, या किस बात का क्यों डर था? नहीं है सर? कल आप कहेंगे कि हमारा जो है वो बना दीजिए, मिनिस्टर बना दीजिए, हमारा मिनिस्टर बनाइए। ये कौन सा बात हुआ? आप जो है शर्त लगाएंगे क्या? शर्त के आधार पर आप जो है समझौता करेंगे? तो शर्त के आधार पर आप शर्त लेके खड़े थे ना वहां पर, तो उसी के लिए मुंह की खानी पड़ी। और आज ये कहना कि आपने वहां पर चुनाव नहीं, यानी वोटिंग नहीं होने दी, आपने ध्वनि मत से वहां वोटिंग कराया है। चलिए ठीक, ध्वनि मत सुनिए, जब मेरी बात पूरी होने दीजिए। बहुत से आरोप लगे हैं प्राची जी हमारे ऊपर ही। ध्वनि मत से वहां वोटिंग हुई है, और वोटिंग में के बाद जो है स्पीकर ने निर्णय दिया है। अब मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं कि इतना ही गंभीरता आप समझ लीजिए कि जो विपक्ष ने जो प्रत्याशी खड़ा किया उसकी गंभीरता समझ लीजिए, बस उसी से समझ आ जाएगा कि विपक्ष कितना गंभीर था इस विषय पर। उसका पहला प्रस्ताव कौन दिया? के सुरेश जो है कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उसका पहला प्रस्तावक शिवसेना है। 7-8 पार्टियों, जो भी 8 पार्टी की पार्टी है वहां पर। अब के शर्मा जी, ये तो इनका अंदरूनी विषय है, इनका गठबंधन मजबूत है वो दिखाने की प्राची जी इसको अंदरूनी मत मानिए, इसे अलग तरीके से लेकर जा सकते हैं। क्यों नहीं देखा जाएगा इसको? परसेप्शन की जीत कांग्रेस कि आपके सामने हम खड़े हैं। ना प्राची जी आप इसे घमंड कहें बेशक, बिल्कुल कहीं इसको अहंकार कहेंगे। यदि अहंकार नहीं होता तो वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ इतने वर्षों की चीजों को साथ लेके चलते। और इनको पता था कि ऑलरेडी कि हम कोई जीत नहीं सकते स्पीकर का सीट, लेकिन इसका बावजूद भी इनके पास संख्या बल भी नहीं है, इनके सहयोगी इनके साथ नहीं है। दे रहे हैं ये मर्यादा तो देश की चली आ रही है ना कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाता है, वो मर्यादा आप मान लेते हैं। नेहरू जी के समय कौन बना था डिप्टी स्पीकर? अब ऐसे तो सर 3 और एक्सेप्शनल केस हैं, 1952, 67 और 76, जब स्पीकर आप बता दीजिए मुझे। नहीं ठीक है ना, चुनाव तो हुए, मैं भी कह रहा हूँ ना, आप इसको भी तो इतिहास में लिखा जाएगा। एक सेकंड, राजीव रंजन जी के पास जा रही हूँ, ये भी चुनाव लिखा जाएगा, ये सहमति नहीं लिखी जाएगी प्राची जी, इस गलत को नहीं। मैं तहसीन जी, आप पूरा जवाब दीजिएगा, डिबेट को ओपन कर दूंगी। मेरे 2 और मेहमान हैं, इनका ओपनिंग रिमार्क ले लूं। राजीव रंजन जी, आज सबसे ज्यादा निगाहें आप पर थी, आप ही के नेता खड़े हुए लल्लन सिंह जी, और उन्होंने शायद इसी बात की तरफ इशारा किया कि भाई डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ, यानी आप लोगों को ज्यादा देखना था कि विपक्ष एकता है कि नहीं है। क्या टेस्ट करना चाह रहे थे आप लोग? नहीं देखिए, रणनीति के तौर पर अगर हम कहें तो निसंदेह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बढ़त हासिल थी और कुछ ऐसे दलों का भी समर्थन मिला एनडीए को जिसकी अपेक्षा नहीं थी। वाईएसआर कांग्रेस को हम देख सकते हैं, जिस तरह से पवन कल्याण जी और टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़, जिसकी वजह से बुरी तरह से वाईएसआर कांग्रेस पराजित हुई, इसके बावजूद उन्होंने बेहतर फ्लोर मैनेजमेंट को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, उन्होंने एनडीए के साथ आने का निर्णय किया। दूसरी तरफ गठबंधन की जो गांठें थी इंडिया ब्लॉक की, चाहे वो शरद पवार जी के जो बयान थे का जो बयान था, और उसके बाद फिर अभिषेक बैनर्जी ने ऑन रिकॉर्ड जो बातें कही, किस हद तक डैमेज कंट्रोल हुआ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अंततः जो फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर के जो दूसरा पक्ष है वो भी आपके सामने है। अब उस पर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं आ चुकी हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है उस पर पूरे देश को यकीन है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस जयराम रमेश के जरिए ये कहती है कि हमने नहीं मांगा डिवीजन ऑफ वोट, और दूसरी तरफ अगर अभिषेक बैनर्जी कहते हैं, तो ये एक जो विरोधाभास है गठबंधन के अंदर, ये उसके बड़े संदेश हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत के बाद भी अगर बेहतर समन्वय नहीं रह पाया तो इस
मैं समझता हूँ आगे का जो 5 वर्ष का जो ये सफर है उसमें कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखिए एक समन्वय तो बन गया ना, आप लोग पूछा करते थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन गए, सर्वसम्मति से बन गए, एक समन्वय तो बना ना राजीव रंजन जी। देखिए निसंदेह उन्हें बधाई। फिर आ रही हूँ किशोर जी। वो एक वरिष्ठ सांसद हैं, पूरे देश की उन्होंने यात्रा की है, कांग्रेस को पहले से बेहतर स्थिति में लाने का काम किया है। मैंने जो कहा है, देखिए विपक्ष को कमतर आंकने का सवाल नहीं है, जनादेश बिल्कुल साफ है, अपोजिशन मजबूत हुआ है, लेकिन जनता ने आशीर्वाद, तीसरी बार सेवा का जो अवसर है वो नरेंद्र मोदी जी को उनके अगुवाई में एनडीए की सरकार को दिया है। तो ये संतुलन साधना तो बेहद महत्वपूर्ण है। आज एक खूबसूरत दृश्य जरूर देश ने देखा है और मुझे विश्वास है जो विसंगतियां हैं, जो खामियां हैं, उसे दूर करने की कोशिश कांग्रेस और टीएमसी या जो उनके अन्य जो सहयोगी दल हैं वो करने की कोशिश करें तो बेहतर विपक्ष की भूमिका वो निभा। ठीक है किशोर तिवारी जी, आपसे अलग बेशक हुए राजीव रंजन जी, लेकिन देखिए अभी भी आपको लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बेहतरी कैसे हो सकती है, वो तो इंटैक्ट है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये क्या हो गया आज फ्लोर पर किशोर तिवारी जी? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप लोग मजबूत नजर आ रहे थे, सदन से बाहर निकलते निकलते कुछ बयान ऐसे आ गए कि मौका मिल गया सवाल उठने का। नहीं, मैं एक बात बता देता हूं, ये हमारा प्रतीकात्मक विरोध था जो हमने जताया। अब आप बोल रहे हो तो मैं आपको क्लियर करता हूं। हाँ, नंबर में हम जब प्लस कब होंगे बता देता हूं मैं। हाँ, राजीव रंजन, जब तक आप हमारे साथ नहीं आओगे और चंद्रबाबू नायडू को नहीं लाओगे तो अभी तो बीजेडी आ गया हमारे साथ। अब ऐसी परिस्थिति में मैं पूरी क्लियर बात करूंगा, एक सकारात्मक विरोधी पक्ष बोलकर जो बातें हुई उसमें डिवीजन ऑफ वोट का मसले से मैं उसको डाइल्यूट करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं के शर्मा जी, मैं चाहता हूं, क्योंकि कल रात को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाके अरेस्ट किया, तो ये प्रजातंत्र की जो मैसेजिंग हो रही है वो गलत हो रही है। मैं चाहता हूं सदन के अंदर समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा होनी चाहिए। अब चुनाव हो गया, आपको खुद को यानी एनडीए अलायंस को बहुमत है, लेकिन विपक्ष अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करता है और उस पे कोई विपक्ष का घटक पक्ष डिवीजन ऑफ वोट मांगता है तो वो अलाउ करना चाहिए था। अब मैं एक बात बोलता हूं जो रिकॉर्ड पे मैं के शर्मा के साथ बिरला जी को पहुंचाना चाहता हूं कि वो अपनी मर्यादाओं का, अपनी पद की गरिमा का सम्मान रखे और विपक्ष को भी प्रजातंत्र में जो तिवारी जी, बस एक सवाल मेरा था। आपने शुरुआत में कहा कि आज बड़ी खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की नजर आई। राजीव रंजन जी, हालांकि यहाँ बैठे बैठे आपको ऑफर दे रहे हैं किशोर तिवारी जी, बताइएगा वो ऑफर आप लोगों को स्वीकार है या नहीं स्वीकार है। लेकिन किशोर तिवारी जी, जब पहले से मन बनाकर बैठे थे आप लोग, तो फिर ये कंफ्यूजन कहां से हो गई? कैसे टीएमसी को बात क्लियर नहीं हो पाई कि वोट ऑफ डिवीजन के लिए आप नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी बताता हूं आपको कि वोट ऑफ डिवीजन कुछ लोग मांग रहे थे और मैंने वो लाइव पूरा देखा, लेकिन जब मेहताब जी ने अलाउ नहीं किया तो वहां पर ध्वनि मत से विभाजन हो गया और बाद में एक सकारात्मक मोड़ से। अच्छा, यानी बैठकों में इन बात का फैसला नहीं होता है, फ्लोर पर अपनी रफली अपना राग होता है, आप अपने कितने मजबूत हैं आप उस हिसाब से फ्लोर पर मैनेज करते हैं। ये किशोर तिवारी जी, देखो प्राची एक बात, जिस दिन सरकार गिराने रहेगी ना उस दिन सब कम्युनिकेशन तरीका रहेगा, आप उसकी चिंता मत करना। और के शर्मा तिवारी जी तो लगातार अपने धनुष से तीर छोड़ते जा रहे हैं और वो सीधा सीधा राजीव रंजन जी आप ही की तरफ है। प्राची जी, बस एक बार फिर सबके पास आ रही है क्योंकि ऑफर राजीव रंजन के लिए। मैं बात कर लेता हूँ ना, इन्होंने हमारे को बोला कि 9 सीट की पार्टी है शिवसेना। अरे भाई, हम बीजेपी से ज्यादा वोट लेके आए
बहुत बीजेपी कोई अच्छा। आप किशोर तिवारी जी, एक मिनट देखिए, आपका ऑफर यहीं पे यहीं सामने सामने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पर्दे के अभी पता चल जाएगा कि जेडीयू कितनी आपके साथ है या कितनी भारतीय जनता पार्टी के साथ। राजीव रंजन जी ये कह रहे हैं कि आप इनके साथ आ जाएंगे, तुम्हारे नंबर्स बढ़ मुझे ऐसा जाएंगे। लगता है, मेरी बात बहुत अब अच्छी है। सवाल है कि अगर मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने ये देखने के लिए तैयार हैं तो मैं इन्हें मना अरे नहीं नहीं ना। करूंगा, लेकिन चाचा जी का रिकॉर्ड ये एक बता रहा हूं। यथार्थ है। चाचा जी का रिकॉर्ड, जनादेश पूरी मैं तरह चाचा जी का से रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जनता दल राजू जी, मैं यूनाइटेड चाचा जी को का भारतीय रिकॉर्ड जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए मिला है। नहीं, अब उसके बाद मेरे बोलने के बाद आप रिकॉर्ड बताइएगा, कोई एतराज नहीं है। पब्लिक डोमेन में इतनी चीजें हैं कि आप रिकॉर्ड बताएंगे, फिर मैं आपका रिकॉर्ड बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इतनी बात कहूंगा कि ये जनादेश पूरी तरह से आपको विपक्ष में काम करने के लिए मिला है। दुनिया देख रही मुझे है, लगता कब है आ रहे इसकी बताओ। जिम्मेदारियों का, जो जिम्मेदारियां राजू- आपको मिली है राजू रंजन उसका जी, शानदार कब निर्वहन आ रहे कर हो ये सकते हैं बताओ। आप। अरे मैं 2029 जानता में हूं। चुनौती बनने की कोशिश अरे आप कीजिए। विचलित है, आप कब आ अभी रहे जो बताओ। परिस्थितियां हैं ये आप 5 कब आ वर्षों रहे का ये बताओ। जनादेश चले है। छोड़ें। अरे अच्छा आप नहीं कब लगता आ आप रहे हो इतने बता दो ना। किशोर अनुभवी तिवारी व्यक्ति जी, हैं अब किशोर आपके तिवारी साथ जी। जो लोग हैं मुझे इस तरह उन्हें के मैसेज तूतू क्लियर मैं कर दें। बहस नहीं कर पाता। बाकी लोगों को बाद में जोड़िएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता ही दिया है किशोर तिवारी जी। मैं अब तहसीन पूनावाला जी आपके पास आ रही हूँ, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। एक रुक जाइए तिवारी जी, मेरी 4-5 सांसद जी से तहसीन बात पूनावाला की जी, है। देखिए बहस का वो विषय इसलिए बना, आप वो जानते हैं मोदी जी बखूबी। के साथ तिवारी नहीं जी रहना एक सेकंड, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपकी आवाज कम करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मुझे। आप ही के सहयोगी, आप ही के साथियों से बात करें, थोड़ी सी खामोशी रखिए। तहसीन पूनावाला जी, बहस का विषय इसलिए बना क्योंकि दो नेताओं ने आप ही के गठबंधन के बाहर आकर अलग अलग बयान दिया। औपचारिकता क्या है या ऑफिशियल क्या है ये हमें समझाने की कोशिश की। ऐसा एनडीए ने एक भी नेता ने नहीं किया, वो तो उल्टा इमरजेंसी पर आप लोगों से फाइट कर रहे थे। तो सवाल तो पूछेंगे ना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बिल्कुल आपका अधिकार है सवाल पूछना, तो मैं दोबारा से इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ पर्सनल टिप्पणी हुई थी मेरे बारे में। जो लोग नेशनल टीवी पर जो स्टेटमेंट्स देते हैं उसको पढ़ नहीं सकते, मोबाइल पे देखकर उनको रोना पड़ता है, उनके स्टेटमेंट्स को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। किस विषय में बात करता हूँ मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, जाएंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। किसको रोना पड़ता है? लेकिन किसको रोना पड़ता है? लेकिन प्राची जी, मैं किसी पर व्यक्तिगत किसको रोना पड़ता है? कोई व्यक्ति को लगता है कि वो रो रहे थे तो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बात रख दूं प्राची। नहीं, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। मेरे पास राहुल गांधी को सलाह देने का है तो ये भी समझाते कि अहंकार मत रखो। मुझे इंटरप्ट करना बंद, प्राची जी देखिए, मैं जो यहाँ पर बैठ के आप बदोलेबाजी करते हैं। शर्मा जी, मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल पढ़िए क्या लिखा हुआ कर रही है, हूँ कि मोबाइल प्लीज पर्सनल नहीं मोबाइल हो, पढ़िए, कोई मोबाइल पर्सनल पढ़िए, नहीं उनको आप कह हुआ। लीजिए। हम यहाँ राजनीतिक बहस करने आए, पार्टियों की बहस करने आए, इंडिया गठबंधन एनडीए की बात करने आए, तो अपनी अपनी पार्टियों की बात करते हैं। प्राची जी एक चीज बहुत, प्राची जी एक चीज, मैं किसी को कोई पर्सनल टिप्पणी करता नहीं, किसी ने किया तो छोड़ता नहीं। एक चीज, अब हम आते हैं बात के ऊपर, हम विषय पर आते हैं। मैं दोबारा क्या छोड़ोगे क्या नहीं छोड़ोगे? धमकी की बात मत करना यहाँ पे। प्राची जी मैं अगर अपनी बात रख दूं, धमकी मत देना। बहुत विनम्रता से बात कोई करो। धमकी नहीं दे रहा है, आपने एक धमकी दे टिप्पणी रहा हूं? की, उन्होंने पलटकर आपको जवाब दिया। कोई धमकी नहीं दे रहा है सर, मैंने सही पूछा है। ऐसा नहीं तो होता मैं भी है। सही पूछ रहा हूँ, मैं भी सही पूछ रहा हूँ। मेरी अच्छा बात चलिए एक एक करके बात करते हैं प्लीज। सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी आप बोलिए, ऐसे समय चला जाएगा। नहीं बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ, और के शर्मा जी को भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, बोलिए। मैं दोबारा से समझाता हूँ। हाँ। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनी थी डिवीजन ऑफ वोट्स की। ये हुआ था कि वहां जाकर देखेंगे किस तरह से सिचुएशन निकलती है। वॉइस वोट हुआ, ये भी हो सकता था कि अपेक्षा थी कि एक्चुअली हैंड वोटिंग हुई, वॉइस वोट हुआ, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का अधिकार है। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स, टोटल 8, मैंने अभी क्रॉस चेक किया, टोटल 8 मेंबर्स ने डिवीजन ऑफ वोट्स मांगा। इंडिया अलायंस ने तय किया कि हम इसे प्रेस नहीं करेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं बनेंगे, कंसेंसस का माहौल बनाएंगे, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर पर भी बात करनी है, हम अपने तरफ से एक कदम लेंगे। तो फॉर्मली नहीं मांगा गया, लेकिन किसी भी मेंबरान का यह अधिकार है कि वो अपना डिवीजन ऑफ वोट मांगे, और 500 में से एक ने भी मांगा तो ये करना इनका कर्तव्य है। शायद ये इसलिए नहीं करे कि उनके पास नंबर्स नहीं है। मैं आपके शो पे बिल्कुल विनम्रता से कह रहा हूं, इंडिया अलायंस के पास नंबर्स नहीं थी, जीतना उन्हीं को था। डिवीजन ऑफ वोट्स कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स ने बनाया, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। स्ट्रेटेजी इसको प्रेस नहीं करेंगे, इसको प्रेस नहीं करेंगे ताकि एक मिनट के लिए तहसीन पूनावाला जी आपकी बात मान लेती हूँ, बस एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेती हूँ कि 8 ऐसे एक मिनट में आप बात ही मेरी बात, मैं अच्छा पूरी बात मान लेती हूँ। अच्छा मैं पूरी बात मान लेती हूँ आपकी। आपने कहा कि 8 सदस्यों ने डिवीजन ऑफ वोट की मांग की थी और ये प्रोटेम स्पीकर को उन्हें डिवीजन ऑफ वोट देना चाहिए था। आपको लग रहा था अन्याय हो रहा है, आपको लग रहा था कि भाई हमारे पार्टी के लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है फिर तहसीन पूनावाला जी? क्यों अपने नेताओं के साथ आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए?
जी, इसी का मैं जवाब दे रहा हूं। इसके बाद इंडिया अलायंस की स्ट्रेटेजी बनी कि एक माहौल ऑफ कंसेंसस, नंबर्स तो उनके पास थे तो हम भी मान गए, उनके पास नंबर्स थे, क्या होगा छोड़ दीजिए, हम डेप्यूटी स्पीकर कंसेंसस का हम पहला कदम उठाएंगे। इंडिया अलायंस ने पहला कदम उठाया है एक कंसेंसस का। जो आपका सवाल है प्राची जी, अब देखते हैं दूसरा कदम उठाते डेप्यूटी स्पीकर देते कि नहीं। एक अच्छा कदम राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, अभिषेक बैनर्जी ने उठाया है। इस कदम की सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। अब देखते मैं तो कर रही हूँ सर, मैं तो प्रशंसा कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ आज सदन की तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी, बहुत दिलचस्प थी, वाकई में भारत के लोकतंत्र पर गर्व करने वाली तस्वीरें थी तहसीन पूनावाला जी। लेकिन सदन के बाहर वो कंसेशन कैसे नहीं बरकरार रहा आप लोगों का? सवाल बस इतना भर था। बहुत गुस्से में है, तहसीन को जेल में तो नहीं डाल देंगे। अरे कोई गुस्से में नहीं है तिवारी जी, आप कहाँ बीच में, आप कहाँ बीच में आ रहे हैं? क्यों बन रहे हैं? ठीक है, मुखर्जी क्यों बन रहे हैं? कोई बीच में नहीं है, देखिए तो मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं, खिलाकर। चलिए मैं दूसरी बात प्राची जी, हाँ। प्राची जी, मैं फिर आप धर्मेंद्र सीधा आज जो स्पीकर का चुनाव हुआ है, इसको संसदीय रूप में सहमति का, सर्वसम्मति का चुनाव नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी ध्वनि मत से डिवीजन हुआ है। इसको कोई सहमति से चुनाव नहीं कहेगा, न सर्वसम्मति से चुनाव होगा। यह इतिहास में चौथा दर्ज होगा और इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा तो वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का अहंकार जिम्मेदार होगा। जो तहसीन जी यहां बैठ के कह रहे हैं ना कि हम वहां सहमति का माहौल बनाना चाहते थे, सहमति का माहौल तब होता जब आप कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, और यदि खड़ा किया तो उसके पहले विड्रॉ करते आप। अब जिसकी अपील सुबह किरण रिजिजू जी ने बार बार आपसे की कि आपके पास यदि वो नहीं है आप वापस ले लीजिए, तो सहमति उसको कहा जाएगा जब ध्वनि मत से वहां डिवीजन हो गया। कई बिल ध्वनि मत से पारित होते हैं, वो बकायदा वोटिंग का ही स्वरूप है। और रही बात, जहां तक मैंने देखा है संसद के अंदर कि जब भी अमेंडमेंट पेश होता है, अमेंडमेंट के समय स्पीकर पूछते हैं, उस पर ध्वनि मत से यस नो होता है, और यदि वो प्रस्ताव अमेंडमेंट रखने वाला व्यक्ति उसमें कहता है कि वोटिंग, तो वोटिंग का मतलब फिर डिवीजन होता है। तो फिर उसके बाद बकायदा उसमें पर्ची डाली जाती है या बटन दबाया जाता है, ठीक है, तो उसमें काउंटिंग होती है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि यदि मान लीजिए अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि हमारे वोट, हमने ये कहा वो कहा, तो बाकी समय तो आप जो है सदन छोड़ के बाहर हो जाते हो कि हमने वोटिंग मांगी, हमको वोटिंग नहीं दे रहे, तो आप चिल्लाने लगते हो वहां पर। तो ये जितना विपक्ष, भारी भरकम जो विपक्ष था, इसमें से किसी की बोलती क्यों नहीं खुली? अब ये आपका पॉइंट है के शर्मा जी, और यही तहसीन पूनावाला जी मैंने आपसे समझा था। जो शिवसेना जी, इसलिए एक बात कह के मैं समाप्त करता हूं कि मैंने जो गंभीरता की बात बोली कि यदि ये जब कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे, यदि उसमें गंभीरता होती तो कांग्रेस पार्टी इसका या तो प्रस्ताव लाती, या उसके दूसरे बड़े समर्थक दल अखिलेश यादव प्रस्ताव लेकर आते उनका, ठीक, या स्टैलिन लेके, उनके डीएमके के पार्टी के लोग लेके आते, तब उसमें एक जरूर दिखता कि आप कुछ गंभीरता के साथ अपने कैंडिडेट को ला रहे हैं। बैठकर कह ही रहा है ना, यहाँ जितने साथी बैठे हैं सब कह रहे हैं नंबर्स हमारे पास नहीं थे, लेकिन हम बताना चाहते थे, प्रतीकात्मक तौर पर बताना चाहते थे। तमाम नेता कह रहे हैं कि हम कमजोर नहीं है, प्रतीकात्मक आप कमजोर नहीं है भाई, वो डिमांड रख रहे थे ना आपके सामने। मान लीजिए आप ऐसा है प्राची जी, आप इतने स्ट्रॉन्ग क्या होता है? एक सेकंड, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, आपको अपनी सरकार पर बहुत यकीन है। डिप्टी स्पीकर का पद अगर चला जाएगा विपक्ष के खाते में तो क्या देंगे इस देश में? नहीं, इससे क्या होता? मैं ये प्राची जी, इससे कोई संदर्भ नहीं है, स्ट्रॉन्ग होने से और डिप्टी स्पीकर का कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसका। आप कैसी बात कर रही हैं? डिप्टी स्पीकर का पद यदि आप सर्वसम्मति आप स्पीकर में हमारे साथ बनाते तो हमने कहा था कि हम इसमें बात करेंगे। अब स्ट्रांग होने का मतलब आप ये कहेंगे कि आप जब वोट पड़े तो अपने 20 लोगों को बाहर रख के आइए। आगे आपका पॉइंट आ गया के शर्मा जी, बस इतना से जानना चाहते हैं। प्राची जी, ये कौन सी तुलना? तुलना नहीं की, मेरे जहन में एक सवाल आया, मतलब सवाल भी ऐसा नहीं, बिल्कुल सही सवाल था। किसी भी कॉमन मैन के जहन में सवाल आ सकता है कि डिप्टी स्पीकर के पद में ऐसा क्या है जो विपक्ष के बार बार कहने पर नहीं दिया जा रहा है? धर्मेंद्र जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। ये परंपरा कांग्रेस ने कितनी बार तोड़ी है, राज्यों में कितने राज्यों में तोड़ के बैठे हैं। फिर कांग्रेस के पद चिन्हों पर थोड़ा ना बीजेपी चलती है, आप तो अलग है ना।
कांग्रेस नहीं, तो पद आपको चिन्ह अच्छी क्या? नहीं लगती। अरे, बोलिए शर्मा जी, धर्मेंद्र। शर्मा जी। चिन्हों पे अरे शर्मा जी, मेरा टर्न है। विपक्ष को रुक जाइए, देना है। शर्मा जी। देखिए, संविधान पॉइंट की वो उठाया धारा था। बता दीजिए। के शर्मा जी। नहीं, आप मुझे संविधान की वो धारा बताइए शर्मा जी। कहाँ पे लिखा है अरे मेरा संविधान टर्न है, में मेरा। कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है उनको देना चाहिए। अच्छा, संविधान की धारा में अगर ये नहीं लिखा है तो संविधान की धारा में ये भी नहीं लिखा कि अगर स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो वो कोई इतिहास में दर्ज होने वाली बहुत बड़ी घटना हो जाती है। ये नहीं, तो हम अधिकार क्या कह रहे हैं, है, इतिहास में ये दर्ज- अधिकार है सर। आप- आप बार बार कह रहे हैं। अब रुक जाइए एक मिनट, कीजिए। शर्मा जी प्लीज। मैं इसलिए कहा आप आइए, कि ये जो शर्मा कह जी। रहे हैं कि ये सर्वसम्मति शर्मा जी से सुनिए हुआ, पहले। सर्वसम्मति आप से के शर्मा मैंने जी उसके प्लीज रुक ऊपर जवाब जाइए। दिया है। आपने जो पॉइंट प्राची उठाया जी, उसका मैंने इस जवाब प्रकार- जानना आप चाह रही हूँ। सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात को सही से शर्मा जी, समझिए। मैंने सुन लिया आपकी मैंने बात। क्या बोला है? मैंने कहा है जो ये कह रहे हैं कि हमने वहां सहमति व्यक्त की है, हम सर्वसम्मति से हम उसमें इसके कारण ये वोटिंग जानती नहीं हूं कराए। मैं बात। इसलिए मैंने कहा आपको कि सर, इतिहास मैंने में अपने दर्ज कार्यक्रम की यही शुरुआत होगा। में कहा कि चुनाव हुआ 48 साल बाद। ये जानती हूं मैं बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। अब धर्मेंद्र प्रधान जी जो बात के शर्मा जी ने कही वो तो सवाल मेरे जहन में भी है। चलिए मान लिया कि वहां पर आपके एक आप लोकतांत्रिक आपका गठबंधन है, वहां टीएमसी के एक नेता ने, सांसद ने, बाकी सांसदों ने कहा कि भाई डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए और प्रोटेम स्पीकर ने कर दी वहां पर फिर एक बार पक्षपात वाली कार्रवाई। तो आप लोग मौन क्यों थे? ना तो आपके नेता जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उसमें जिक्र हुआ, ना नेता प्रतिपक्ष जब बोलने के लिए खड़े हुए उस बात में जिक्र हुआ। इग्नोर कर दिया आपने। प्राची जी, शर्मा जी इस बात से अभी नहीं, मेरे ख्याल से इनको जानकारी है या फिर समझ नहीं पा रहे हैं या जानना नहीं चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं की बात हो रही है। जो परंपराएं हुई किताब में नहीं लिखी हुई है, भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलेगा। ऐसी परंपराएं, ऐसी मान्यताएं हमारी शुरू से चली आ रही थी, जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने, जिन्होंने देश को आजाद करवाने में अपनी भूमिका निभाई थी, सदन में काम किया था, उन्होंने परंपरा शुरू कर, सुनिए पहले, उन्होंने परंपरा शुरू करी थी। और संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि वोटिंग नहीं होगी? जब उत्तर प्रदेश में अब थे, सुनिए, तो आपने संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि वोटिंग नहीं होगी? भाजपा के लोगों तो को। वोटिंग होना संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे थे कि बिना वोटिंग के सर्वसम्मति से स्पीकर का पद दे दिया जाए। अगर आप डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देते तो शायद वोटिंग की नौबत नहीं आती। तो इसे एक मैसेज जो कन्वे है था देश के अंदर, कई भागों में अरे सुनिए तो पहले, ये भी आपको पता था, सुनिए पहले, इसलिए आप भागे। अरे अब सुनिए तो पहले, का काम आपका अरे है। आप पहले सुन तो लोगे, आप दूसरे बीच में बोलेंगे, अपने भी बीच में बोलेंगे, परंपरा परंपरा की बात करेंगे, नियम की बात करेंगे, परंपरा और जो मन होगा वो बोलते चले जाएंगे। आपने 2012 अब सुनिए में पहले, परंपरा निभाई अब थी। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। आपने 2012 अरे सुनिए तो सही, पहले बात तो सुनेंगे, आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे। जब आप बोल रहे थे वो अब रुके हुए सुनिए, थे। के शर्मा जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपने कहा कि प्याज छिल, अब सुनिए तो पहले, जानकारी नहीं है। अरे सुनिए तो पहले, आपको जानकारी, चुप तो रहोगे, सुनने से जानकारी बढ़ती है, आप बोलते रहोगे जानकारी आपकी कम हो जाएगी फिर। जानकारी मत बताओ, अब सुनिए तो पहले, सुनने से जानकारी बढ़ती है, बोलने से कम होती है, चुप रहिए। स्पीकर बनाया था आपने, अरे सुनिए तो सही भाई, आप डिप्टी स्पीकर पुरानी बात लेके चले गए, आज की बात कर अच्छा, आज की बात कर लेते हैं। थोड़ा इंडिया अलायंस और सदन में क्या हुआ उसकी बात कर लेते हैं, फ्लोर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, के शर्मा जी, मुद्दा कहीं और जा रहा है फिर। बोलिए धर्मेंद्र जी। शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्याज छिलने की बात करी। मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों से आलू छिलती रही और आलू छिलते छिलते जो युवाओं का भविष्य गर्त में डाल दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। हम ये चाहते हैं कि अगर किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, इस देश में मजदूर गरीब के हित की बात हो, पीडीए की बात हो, तो सदन का एक दिन भी बर्बाद ना जाए। हम वो मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन आपको तो क्या है कि समय बर्बाद करना, काम करना नहीं। आलू छिलने की परंपरा आपके यहाँ है और उसकी आदत भी लगी हुई है, तो उसी काम में लगोगे आप और उसी काम में फिर लग गए आके। आप मुझे एक बात धर्मेंद्र, फिर देखिए, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप ये मत कहिए कि प्रोटेम स्पीकर ने देखा नहीं, सरकार को डर था, या तो आप ये मत कहिए अन्याय हुआ, या तो आप ये मत कहिए, या तो फिर आप ये मत कहिए कि हम समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। अरे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, आज ही कहा आपके नेताओं ने, हम जनता की आवाज हैं। अपने नेताओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो जनता की कैसे उठाएंगे फिर धर्मेंद्र जी? देखिए, हम जो अलायंस है, अलायंस के जो अपने अधिकार है, अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपना निजी अधिकार है तो उसका इस्तेमाल तो सदन में कर सकता है ना। वो तो स्पीकर के विवेक पर है कि उसके अधिकार को कंसीडर करता है कि नहीं करता है। अगर वो नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, इस पर पक्षपात की बात हो सकती है। या तो अपनी सफाई दे, उन्होंने, हमने इसलिए नहीं किया भाई, तो उसमें कौन सफाई देगा मुझे बता दीजिए। अच्छा, स्पीकर की तरफ से या शर्मा जी सफाई देंगे या स्पीकर सफाई देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जहां तक मुझे पता है, करेक्ट कर दीजिएगा धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप लोग सियासतदान हैं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, जब ऐसे बड़े बड़े फैसले होते हैं ना, जिसमें नाक का सवाल होता है, जिसमें फ्लोर मैनेजमेंट की बात आती है, जहां वोटिंग की बात आती है, तो सब मुट्ठी बंद कर चलते हैं। बैठकें होती हैं, मैं गलत नहीं हूं तो बैठकें हो भी रही थी और एक मैसेज बड़ा क्लियर जाता है। वो मैसेज गया नहीं था क्या, या फ्लोर पे जो हो रहा है वो विवेक पर छोड़ दीजिए, अपने आप कर लीजिए, देख लीजिए, हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ऐसा? प्राची जी, देश से बड़ा नाक नहीं होता है।
अगर देश में और लोकतंत्र में हम बड़ा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं विपक्ष होकर के, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पक्ष होकर क्यों नहीं उस पर सहयोग करा? मुझे बता दीजिए, क्यों नहीं सहयोग करना चाहता है? क्या वो मूल्यों को मानता नहीं है? क्या परंपराओं को समझता नहीं है? क्या इस लोकतंत्र को आगे भी यही होगा ना फिर धर्मेंद्र जी? आगे भी यही होगा ना? देश बड़ा है, देश की जनता बड़ी है, विपक्ष कई मसलों पर ऐसे ही काम करेगा जैसे आज के, बड़ा मैसेज देगा ना? पूरा विपक्ष 5 साल तक जनता के सवालों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को घेरता रहेगा। कहीं भी इधर उधर ना देखने की जरूरत है, सीधा काम करने के लिए जनता ने भेजा, काम करिए। अगर नहीं करते हो आज विपक्ष हो गया आपसे बड़ा, क्योंकि विपक्ष के साथ अन्याय भी हुआ। विपक्ष ने डिवीजन ऑफ वोट की मांग उठाई, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने नहीं सुनी। चूंकि देश की बात थी तो इन्होंने हंगामा ना करते हुए ध्वनि मत से पारित करवा दिया ये प्रस्ताव। नहीं, देखिए, अपनी खामियां और अपने फ्लोर प्रबंधन की जो विसंगतियां हैं उनको ये ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये इनकी पराजय है। रणनीतिक तौर पर इनसे जो चूकें हुई उसको पूरी तरह से इनके नेताओं के बयान ने और बेपर्द कर दिया है। अब सवाल ये है कि अब संसद की कार्यवाही में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में दिखेंगे। 2029 के लिए 5 साल आपके पास है। जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी, इनके भरोसे अगर आपको भविष्य की राजनीति करनी है तो आपको अभी से निराश हो जाना चाहिए। ये एक पूरी मजबूती के साथ ये अलायंस जनता से किए वायदों को पूरा करेगा। आप विपक्ष की भूमिका में यादगार, आपको लोग यादगार आपकी पारी को याद रखें, ये आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती है और जिसके लिए भी मेहनत करने की जरूरत है। मुझे लगता है इसके लिए काफी आपके पास वक्त है और वो करना चाहिए आपको। अब शुभांकर जी, फिर आ रही हूँ किशोर तिवारी जी आपके पास। शुभांकर जी से एक बार बात कर लूं, आप ही के साथी हैं इंडिया ब्लॉक में। अब शुभांकर जी देखिए, प्रश्न तो यहाँ बड़ा वाजिब सा उठा है। आपने कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सब लोग इतने मजबूत हैं इंडिया ब्लॉक में जितने भी साथी हैं। कंफ्यूजन इसलिए होता है ना कि एक जन वहां खड़े होकर कह रहा है वोट ऑफ डिवीजन होना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर इस बात का जिक्र तक नहीं करते हैं, बस उम्मीद जताते हैं कि भाई आगे जो सदन होगा वो ठीक से चलेगा। देखिए प्राची जी, ये सारी बातें इस बात पर हैं कि सर्वसम्मति से क्यों नहीं ओम बिरला जी को भाई लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, क्योंकि ये बात बीजेपी की तरफ से आई, बात रखी गई। अगर ये सर्वसम्मति से होता तो आपका जो परंपरा है वो परंपरागत तरीके से होता रहता, कोई बदलाव नहीं आते, कोई बात नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई तकरार नहीं होता, डिवीजन ऑफ वोट की मांग नहीं होती, कोई चीज नहीं होता, सब खुश रहते, के शर्मा जी भी खुश रहते। लेकिन बात यह है प्राची जी, पता नहीं क्यों हम लोग इस बात से क्यों भागते हैं कि सबसे पहले जो सर्वसम्मति वाला जो एक माहौल होता है वो भी तो क्रिएट किया जाए। वो कौन तय करेगा? वो उसको कौन तैयार करेगा? क्या ये हम लोग इस बात से क्या कोई इनकार करेगा कि इस पे सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जिस तरीके से ओम बिरला जी का जो पिछला जो रहा है, जिस तरीके से उनका इतिहास जो बता रहा है, क्या ये नहीं दिखाता कि वहां पे सर्वसम्मति बनने से क्यों रुक रहा था? क्यों सर्वसम्मति नहीं बन पाई? वो परंपरा क्यों नहीं टिक पाई? जिस तरीके से पिछली बार हुआ 114 सांसद निकाल दिए गए, आई एम सॉरी 113 सांसद उनको निकाल दिया गया। तो ये जो तरीका जो रहा, जिस प्रकार से, देखिए आप अभी जो है जिसको कहते हैं ना कि आप किसी से अभी तू मैं आप आपसी में गाली गलौज करें सब कुछ, उसके बाद आप कहेंगे साहब आइए और सर्वसम्मति से कुछ करें, फिर आप कहेंगे कि नहीं आपकी शर्त नहीं रहेंगे, नहीं। ना हम आपकी नहीं सुनेंगे, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। सर्वसम्मति का मतलब होता है कि बीजेपी कुछ कहे, सरकार कुछ करे और आप सर झुका करके उसको मान ले तो सर्वसम्मति। लेकिन यही सर्वसम्मति का प्राची जी बात, प्राची जी सबको समय दे रहे, मुझे क्यों नहीं? मुझसे आपको मुझसे कौन सी नाराजगी है? मैं बिल्कुल दे रही हूं सर, मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं। इवन उल्टा मैं तो आपसे और जानना चाह रही हूँ, कुछ अंदर की बातें जानना चाह रही हूँ। शायद भारतीय जनता पार्टी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि एक हवा चला रही है वो बंद हो जाए। सिर्फ इतना बताइए मुझे, सर्वसम्मति वाली बात तो कल तक थी, नहीं बन पाई, सरकार पर इस पर सवाल उठाने थे, उठ गए, आपको भी उठाने हैं, आप उठाइए। अब आइए फ्लोर पर और ये जवाब दीजिए ना, बात हुई थी ना फोन पर नेता प्रतिपक्ष और ममता दीदी की, तो आप जो ये सारी बातें कह रहे हैं, क्या समझाया नहीं गया राहुल गांधी जी को, या राहुल गांधी ने अपनी बात कन्वे नहीं की ममता दीदी को? देखिए पहले प्राची जी मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं,
मेरी जितनी छोटी बहुत समझ है यहाँ पे वरिष्ठ प्रवक्ता लोग बैठे हैं, बड़े यहाँ पे सब लोग ज़्यादा हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मैं जितनी छोटी समझ रखता हूँ मैं उसकी बात कर सकता हूँ, और वो ये है कि एक सांसद जो है वो जीत के ही संसद पहुंचता है, चाहे वो आपका सरकार का हो चाहे वो विपक्ष का हो, वो जीत के ही पहुंचा है। और जब किसी जगह से किसी पक्ष का जब सांसद वहां पर पहुंचता है, कम से कम इतना कह सकते हैं कि टीएमसी उसकी जीप को गिरवी नहीं रख लेती। उसके पास, हर एक सांसद के पास अपने अधिकार, अपने मौलिक अधिकार भी हैं, उनके अपने दायित्व भी हैं। अगर कोई एक चीज का अगर डिमांड करता है वो रखा गया। मैं कल की बात कर लेता हूं। आपने कहा कि भाई कल जो है आप लोगों से बातचीत हुई थी, एक फैक्ट था, फैक्ट को जाहिर किया गया कि साहब हमसे अभी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो भी बात सर्वसम्मति यहां पे आती है, जो भी बात कांग्रेस ने आगे जिनको सामने खड़ा किया कि सुरेश का नाम आगे आया, हम लोग सब खड़े हुए उनके साथ, सरकार बात वहां पे आती। देखिए यहाँ पे अब आप ये कह रहे हैं भाई दोनों ने चाय की कप ली, आपने आधी प्याली क्यों पी, उसने पूरी प्याली क्यों पी, आपने आधी पी तो नहीं सर, सर्वसम्मति सरकार ने नहीं बनाई आप कह रहे हैं। अरे आप अपने परिवार में भी नहीं बना पाए? ये नहीं पता था आपको कि आप जब फ्लोर पर जा रहे हैं तो आपका एक साथी क्या करेगा, दूसरा साथी क्या करेगा, किसको क्या बोलना है, ये नहीं पता था क्या? ये सर्वसम्मति तो आपको अपने अंदर भी बनानी थी ना। देखिए मैं बता रहा हूं, सर्वसम्मति उसको भी नहीं कहते हैं जहां पे किसी के साथ हाथ मिला के सरकार तो बना लिया जाता है, बाकी बाद में उन्हीं का जो है पक्ष तोड़ करके, उन्हीं की पार्टी को तोड़ करके किसी तरीके से अपनी सरकार बना ली जाती है। इस प्रकार की सर्वसम्मति को तो मैं तो आदर नहीं कर सकता। बात करूं आज रही बात जहां पर रही बात जहां तक की रही बात जहां पर किशोर तिवारी जी, आप मुस्कुराकर सवाल पूछेंगे के शर्मा जी से, मुझे यकीन है। के शर्मा जी कंप्लीट करिए, फिर तिवारी जी बेकरार हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। देखिए मैं शुरू में दो बात पूछनी, फिर मैं यदि गलत नहीं हूं तो तृणमूल कांग्रेस के फ्लोर ऑफ लीडर, पूरा नाम मुझे बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन साहब राज्यसभा नहीं मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो बंदोपाध्याय जी ने आज स्पीकर में बोला है, तो सुदीप बंदोपाध्याय, हाँ सुदीप बंदोपाध्याय जी। अभिषेक बनर्जी कोई सामान्य नेता नहीं है, वो ममता जी से संबंधित हैं और काफी प्रभाव रखते हैं पश्चिम बंगाल में राजनीति में। यदि उन्होंने डिवीजन ऑफ वोट का डिमांड किया तो क्या संदीप बंदोपाध्याय उठ के उस पर एक बात भी बोले कि इन्होंने डिमांड कर रहे हैं स्पीकर साहब आप इसको कराइए? एक शब्द को वो नहीं बोलते। क्या इंडिविजुअल है अभिषेक बनर्जी, या तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नहीं है वो, या तृणमूल कांग्रेस के सांसद नहीं थे वो? क्यों सारी तृणमूल कांग्रेस के 30 से ज्यादा सांसद क्यों बैठे रह गए वहां पर? क्या कारण था? इसके लिए ये झूठ का और प्रपंच करना बंद करें। मजे की बात ये है, देखिए प्राची जी एक बात कहनी पड़ेगी, को स्वीकार करें। ये वो उस पार्टी के के शर्मा जी कह रहे हैं, आप सुनिए, जहां की उपज सुब्रमण्यम स्वामी जी वो खुद अपने प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोलते हैं, भाई आप कहीं के बात के आज की डिबेट में कर रहा हूं, आप प्राची जी तो उसको लेके दिवाकर जी रुक जाइए, फिर समय चला जाएगा। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि इन्होंने सहमति नहीं बनाने का प्रयास किया। 4 दिन पहले घोषणा की गई एनडीए की ओर से, सरकार की ओर से भी कही गई कि राजनाथ सिंह जी और हमारे संसदीय मंत्री किरण रिजिजू जी वो जो है इस संदर्भ में सारे विपक्षी दलों से बात करेंगे और अपने सहयोगी दलों से। ठीक है। और बाकायदा सबसे कल ही राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सारे विपक्षी दलों से व्यक्तिगत रूप से फोन पर उन्होंने चर्चा करके अपनी उनकी सहमति मांगी। ठीक। इसके बाद 11:15 बजे फ्लोर लीडर की मीटिंग बुलाई कल। अरे तो फ्लोर लीडर में सारे लीडर वहां गए। अब इसके बावजूद इनके तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साहब हमसे सहमति नहीं मांगी, नहीं किया जा रहा है। और मैं कह रही हूँ कि सर्वसम्मति वाली बात तो अब कल हो गई पुरानी, आज तो बात होनी है फ्लोर पर क्या हुआ। और इसी बात पर किशोर तिवारी जी अब आपकी बारी है, आप बताइए। किशोर तिवारी जी, बड़े सारे एक लूप होल्स मिल गए सवाल करने के लिए और इसका ठीक से जवाब नहीं मिल पा रहा है, आप ही बताइए ये क्या हो रहा है? प्राची, जयराम रमेश का वर्चन और अभिषेक का वर्चन में फर्क है और कम्युनिकेशन गैप है, ये मैं कबूल करता हूं एक बात। लेकिन ये ठीक लाइन है। हाँ, अरे हाँ, के बहुत ही ठीक बोलता हूं मैं। हाँ, मोहन भागवत जी गलत जगह फंस गए आप, गलत जगह फंसे हुए हैं, बस यही दिक्कत है आपकी।
हमारे साथ बोल रहते रहा तो ऐसा हूँ, नहीं करना, ये नहीं बोलना पड़ता आपको। गलत जगह चले मैं गए बोल किसी रहा से हूँ बोलिए ना, अरे बोलिए। यहाँ पे मोहन लगता है भागवत किसी जी सिर्फ ने एक ही व्यक्ति को कहीं तिवारी भी जी बोलने बोलिए। का सिर्फ अधिकार प्राप्त है। बोलिए बोलिए तिवारी जी। एक मिनट के जी मैं आपको बोलता हूँ, मुझे मालूम है आप भी मोहन भागवत जी के ही पक्ष में है, लेकिन मोहन भागवत जी ने कहा है कि विनम्रता रहनी चाहिए, और मोदी जी विनम्रता रखते हुए विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर पद दे दे। आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ लिखा है, नेहरू जी ने नहीं रखा था। अरे भाई, अभी तुमको 240 वाले विपक्ष से है, वो तो मोदी नेहरू जी तो 400 पार वाले थे। अभी आप समझ लीजिए कि देश के सामने हमें विश्व गुरु बनाना है ना, तो हमको सबको नहीं, साथ आप जी में अपनी लेके गुरु ताकत नहीं का बनना है एहसास जनाब। करा रहे हैं, गलत बता फहमी रहे में हैं कि है, आप हम- हमें गलत हम मत विश्व समझिएगा। बंधुत्व की भावना कम जानते मत हैं। समझिएगा, ये वो गुरु की विपक्ष सोच नहीं है जो 2019 और 14 में हुआ करता था, और इसका एहसास तो भाई आज सारे नेता फ्लोर पर दिला रहे थे। समय सिर्फ इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तहसीन जी माफी चाहूंगी, नहीं आ पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज बस इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का।